हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज एक इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना था जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं था ये किसी भी सेंस में, क्योंकि सीरीज ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया था। ऑस्ट्रेलिया 2-0 से सीरीज पे डोमिनेट कर रही थी। बट देखने की बात यह थी कि जिम्बाब्वे इस थर्ड मैच को कैसा लेती है और क्या कारनामा करती है। पर जिम्बाब्वे ने हूबहू जो वो परफॉर्मेंस करते आ रही थी बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ और अभी लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो वो परफॉर्मेंस आज उनका डिलीवर हुआ है और उन्होंने करारी शिकस्त दी है। 3 विकेटों से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ऑस्ट्रेलिया के अपने होम ग्राउंड पर, जो कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इट हैज बीन क्रिएटेड दैट जिम्बाब्वे हैज बीटन अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। समथिंग वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द जिम्बाब्वे टीम। और जिम्बाब्वे ने ये जो परफॉर्मेंस दी है, मैं ये आपको कुछ टेक्निकल बातें बताने जा रहा हूं जो अभी तक ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको, कि क्यों ये जिम्बाब्वे ये परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है, क्यों ऐसा क्या चेंजेस हुआ है या फिर ऐसा क्या उन लोगों ने चेंज किया है कि ये रिजल्ट्स आने अब चालू हुए हैं। तो सबसे पहले तो जिम्बाब्वे क्रिकेट ने अपने जो क्रिकेट यूनिट है उसको एक यूनाइटेड फॉर्म में लिया और अपनी टीम को एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। स्टार्टिंग फ्रॉम द आपके जो कोचिंग स्टाफ है वहां से लेकर के जो प्लेयर्स हैं डाउन द लाइन वहां तक। तो आपके जो क्रिकेट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है जिम्बाब्वे के करंटली हैमिल्टन मैसाकेड्जा, फॉर्मर क्रिकेटर। उसके बाद लालचंद राजपूत को उन्होंने हायर किया हुआ है टेक्निकल डायरेक्टर का जो काम होता है कि वो पूरी एनालिसिस करता है अपनी टीम की, अपने फील्ड, अपने प्लेयर्स की और सामने वाली टीम की भी, कि उनके कहाँ पे फ्लॉज हैं, कहाँ पे वो बॉलिंग करनी है, या फिर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पोजीशन को टारगेट करने में, कि हमें उनको कहाँ पर बॉलिंग करना है और कैसे बॉलिंग करना है, कैसे पोजीशन पर करना है, फील्डिंग क्या रखनी है। तो ये सारा काम टेक्निकल डायरेक्टर का होता है। उसके बाद उन्होंने डेव हॉटन को, जो उनके फॉर्मर प्लेयर हैं, उनको उन्होंने असाइन किया है हेड कोच का। डेव हॉटन मुझे याद है 96 के टाइम पे क्रिकेट खेलते भी थे और वो जिम्बाब्वे के कोच भी होते थे। मतलब उस जमाने पे जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो मेरे लिए यह बहुत यूनिक बात थी कि जो प्लेयर खेल रहा है वो कोच भी कैसे बन सकता है। तो उनके बारे में मैंने पढ़ाई की, उनके बारे में रिसर्च जब किया तब पता चला कि डेव हॉटन जिम्बाब्वे के लिए बहुत बड़े प्लेयर थे, जिन्होंने टेस्ट में सेंचुरी मारा हुआ है, वनडे में सेंचुरी मारी हुई थी और एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर हुआ करते थे अपने जमाने में। मतलब 1996 में वो तकरीबन 40 साल के थे और वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये इटसेल्फ एक दिखाता है कि वो कितने पैशनेट है क्रिकेट के लिए। तो डेव हॉटन को यहाँ पे सलाम है, वो हेड कोच थे। उसके बाद उन्होंने स्टुअर्ट मैक्सिकनेरी को रखा हुआ है असिस्टेंट कोच के तौर पर, वो भी एक फॉर्मर प्लेयर्स हैं और फॉर्मर टीम में रह चुके हैं, तो उनको भी क्रिकेट का पूरा नॉलेज है। उसके बाद उन्होंने लांस क्लूजनर को हायर किया है आपके बैटिंग कोच के लिए, बैटिंग कंसल्टेंट के लिए, और वो पूरा बखूबी से पूरा अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बैटिंग को, मतलब जिस तरीके से वो खेलते थे नंबर 5, 6, 7 पर आकर के, उसी तरह के प्लेयर्स वो चूज करके लाए हैं जिम्बाब्वे में, कि जो 5, 6, 7 के पोजिशन पे जो बैटिंग करेंगे वो मुझे बहुत ही तगड़े चाहिए, सॉलिड चाहिए। और आपने ये देखा होगा कि आज के मैच में जो जिम्बाब्वे की जीत का जो बुनियाद रखे हैं वो 5, 6, 7, 8 के ही बल्लेबाज रखे हैं, क्योंकि वो बॉलिंग से भी आपको एक एडवांटेज देते हैं और बैटिंग से भी। तो उसी जिस तरीके से लांस क्लूजनर खुद खेला करते थे, खुद के वो प्लेयर थे, उसी तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं अपने 5, 6, 7 को। और जिम्बाब्वे का जो मोस्ट जो बैटिंग है उनकी है वो आपके ऑलराउंडर से पूरी भरी पड़ी है। मैं नाम गिनाना चालू करूंगा तो पूरी की पूरी जो उनकी लाइनअप है नंबर 4 के बाद से, वो सारे ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग कर रही थी। ये पिच जहां पर जिम्बाब्वे ने 2 बार बैटिंग की और दोनों बार वो तकरीबन एक बार 200 के आसपास पहुंची और दूसरी बार वो 92-94 पर आउट हो गई। लेकिन दोनों मैच में ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने पानी पिला दिया, आसानी से जीत नहीं दिया उनको। एक मैच में उनको 5-6 विकेट गिराए, एक मैच में 2 विकेट गिराए और 2-3 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की थी सेकंड मैच में, जहां पर वो और विकेट ले सकते थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब नहीं कर पाए। लेकिन बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ी थी जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे का जो मेन वेपन है वो बॉलिंग है, और ऑलराउंडर वाली जो टीम है, मतलब जो ऑलराउंडर वाली जो साइड है उनकी 4, 5, 6, 7 पे, मतलब सिकंदर रजा, आपके सॉन विलियम्स, उसके बाद आपके रायन बल्स आते हैं, उसके बाद आपके चकापवर को भी मैं ऑलराउंडर कंसीडर करता हूं, क्योंकि ही इज बीइंग ए कैप्टन, ही इज बीइंग ए विकेट कीपर, ही इज बीइंग ए प्रॉपर बैट्समैन। और उसके बाद आते हैं आपके रायन बल्स, उसके बाद आते हैं आपके ब्रैड इवेंस। ये सारे प्लेयर्स जो 4-5, मतलब 5 प्लेयर को जो मैंने नाम बताया, इतने सॉलिड है कि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। और फील्डिंग तो जिम्बाब्वे की स्टार्टिंग से ही वो लोग अपने प्रायोरिटी पे रखते हैं। मतलब 96 के टाइम से मैं देखते आ रहा हूं कि जिम्बाब्वे टीम फील्डिंग को बहुत एफर्ट देती है।
96 में आपके इंडिया टीम की आप फील्डिंग देख लो, जिम्बाब्वे की इंडिया और जिम्बाब्वे की देख लो, तो जिम्बाब्वे हमेशा ऊपर रहती थी फील्डिंग के मामले में। और आज के मैच में हम जब एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि डेविड वार्नर को छोड़ करके और मैक्सवेल को छोड़ करके कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो दहाई का आंकड़ा पार कर सके। मतलब सभी के टेलीफोन के नंबर की तरह चल रहे थे। एरन फिंच 5 रन, स्मिथ 1 रन, एलेक्स कैरी 4 रन, स्टोइनिस 3 रन, उसके बाद कैम ग्रीन 3 रन, मैक्सवेल 19 रन उन्होंने जरूर खेली, एक्सटन अगार 0 रन, फर्स्ट बॉल पे आउट हुए थे वो, स्टार्क 2 रन, जैम्पा 1 रन, और आपके हेजलवुड मेरे ख्याल से तकरीबन 2 या 3 रन ही वो बना सके। तो ऐसा क्या हुआ, तो जो स्टार्टिंग की जो बॉलिंग यूनिट थी जिम्बाब्वे की, नगरावा और नगियोची, इन्हों दोनों ने जबरदस्त बॉलिंग का परफॉर्मेंस किया। और जो विकेट स्टीव स्मिथ की न्योची ने जो ली, जो बॉल इन हुआ पड़ करके, और स्टीव स्मिथ बिल्कुल एक नौसिखिए की तरह वहां पे दिखाई दिए। मतलब मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, जब बॉल स्विंग हो रही होती है ना, 120-130 का बॉलर भी 150 लगता है। 120-30 का बॉलर भी 150 लगेगा अगर बॉल स्विंग हो रही है। तो वहां पर न्योची ने स्टीव स्मिथ को ट्रैप किया और वहां पर आउट किया उनको। एरन फिंच लेफ्ट आर्मर नगरावा वो देख रहे थे कि क्योंकि एरन फिंच को हमेशा अंदर आने वाली बॉल जो होती है वो तकलीफ करती, तो वो उसके लिए तैयार खड़े थे कि बॉल अंदर आएगी तो मैं अपने बैट से वो करूंगा। लेकिन वहां पे नगरावा ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई और उनको एक आउट स्विंगर फेंका, और वो उसी में ट्रैप में फंसे और वो स्ट्रेट खेलने के लिए गए और एज लग करके एक स्लिप पे वो कैच आउट हुए। तो वहां से उनका पतन चालू हुआ। आपका जो पहला विकेट आपका जो जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया का गिरा था वो 9 रन पे गिरा। दूसरा विकेट स्टीव स्मिथ 10 रन पर आउट हुए, जिनको समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर तो विकेटों की लाइन लग गई, 31 रन, 60 रन पे 4 विकेट, 72 पे 5 विकेट। उसके बाद मैक्सवेल और वार्नर की थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हुई, जहां पर वो 72 से 129-30 तक अपनी टीम को ले गए। और ये स्टार्टिंग के जो 5 विकेट थे आपके, वो आपके एक तो नगरावा ने लिया, एक आपके न्योची ने लिया था, 2 आपके विलियम्स ने लिया, और एक आपका शायद रनआउट हुआ था, या फिर मेरे ख्याल से रनआउट हुए थे वो। और 5 विकेट के बाद जो नेक्स्ट 5 विकेट गिरी वो सारी की सारी रायन बल्स ने अपने 3 ओवर में समेट दिया। 129 रन से लेकर के 141 रन के बीच में उन्होंने पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। और कोई भी बैट्समैन को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेते हुए रायन बल्स जो कि स्पिनर है, उनके लेग स्पिनर, उनके अगेंस्ट पे वो आउट होते चले गए। मतलब लेग स्पिनर का तो लग रहा है कि बॉल निकल रहा है। कल शहजाद खान को हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से लाइन लगा दी थी आपके हांगकांग के प्लेयर्स की, और आज आपके रायन बल्स ने सभी को आउट किया। वहां पे 5 विकेट उन्होंने अपने नाम किया। और ये वही रायन बल्स है जो सुर्खियों में आए थे जब स्पॉन्सरशिप की उन्होंने हेल्प मांगी थी कि हमें कोई स्पॉन्सर कर दे, क्योंकि हमें बार बार जूते को साफ करके क्लीन करके दूसरी टीम को देनी होती है। तो हमें अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाता है तो वहां पर आपके प्यूमा ने हेल्प किया था। जो अभी प्यूमा विंस्टन बेंजामिन को हेल्प कर रही है, उन्होंने भी मदद की गुहार लगाई थी सचिन तेंदुलकर से। उसके बाद प्यूमा उनके ऊपर आई थी। वही आपके रायन बल्स ने 5 विकेट यहां लिया। आप देखिए कि जो पैशनेट होता है ना, वो परफॉर्मेंस डिलीवर भी करता है। वो बंदा, वो बच्चा बहुत ही पैशनेट है अपने क्रिकेट को लेकर के। और ना ही बॉलिंग से बल्कि उसने बैटिंग में भी आकर के डाउन द लाइन 10-11 रन की पारी खेली, और वहां से जिम्बाब्वे को बहुत हेल्प किया मैच को जीतने के लिए। जिम्बाब्वे की भी स्टार्ट जो थी वो बहुत ही शेकी थी। मतलब फर्स्ट विकेट की जो पार्टनरशिप थी वो ऑलमोस्ट 38 रन के आसपास गई थी। वहां से फिर 38 से 60-70 आते आते 5-6 विकेट उनके भी गिर गई। और उसके बाद चकावा ने कैप्टनसी नॉक खेली वहां पर, और उनका जो साथ दिया वो रायन बल्स ने उनका साथ दिया, और मुनियोंगा ने उनका साथ दिया। 17 रन मुनियोंगा ने मारे थे आपके, और आपके रायन बल्स से 11 रन बनाए। और ब्रैड इवेंस के साथ नॉट आउट रहते हुए चकावा ने एक कप्तानी पारी, सूजी भरी पारी खेली। हेजलवुड बहुत ही हार्ड आए उनके ऊपर, और हेजलवुड ने आज इस मैच में अपनी सेंचुरी विकेट भी हासिल की। मतलब वनडे क्रिकेट में वो 100 विकेट से ज़्यादा आज उन्होंने लिया। और जिम्बाब्वे को बहुत ही कड़ा टफ टाइम दिया, मतलब जितना आसानी से नहीं दिया उनको। और एक समय ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि जिम्बाब्वे ऑल ओवर है, जब 6-7 विकेट उनके गिर गए थे। तो वहां से चकावा ने और ब्रैड इवेंस ने सूझ भरी पारी खेली और मैच को एक तरफा बनाते हुए 3 विकेट से अपने नाम किया। जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विन थी। अब यहां से वो उनको ऊपर ही जाना है। और मैं तारीफ करूंगा सभी इस कोचिंग स्टाफ की, और सभी जो उनके स्क्वाड के हिस्सा है उन सभी की, कि जिम्बाब्वे ने मैच तो जीता ही जीता। फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीते, लेकिन उनके जो रेगुलर प्लेयर्स थे वो इस टीम में नहीं थे।
देर इज नो ब्लेसिंग मुजरबानी जो उनके टॉप के बॉलर हैं, देर इज नो लूक जोंगवे, देर इज नो क्रेग इरवाइन जो उनके रेगुलर कैप्टन है, उसके बाद उनके जो डोनाल्ड ट्रिपानो है वो भी नहीं थे, उसके बाद आपके चटारा हैं वो भी नहीं थे। तो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे उनके साथ नहीं थे और बहुत सारे यंगस्टर खेल रहे थे इस मैच में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पानी पिलाया और ऑस्ट्रेलिया को, मतलब ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ के साथ थी। उस ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था एक्सेप्ट मिचेल मार्श जो उनके रेगुलर स्क्वाड मेंबर है, उनको छोड़ करके बाकी सभी उनके रेगुलर प्लेयर थे। और वहां से मिचेल मार्श एंड आपके पैट कमिंस, ये दो प्लेयर नहीं थे, बाकी ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ थी और वो जिम्बाब्वे से हारी है। और ऐसी जिम्बाब्वे टीम से जो कि लड़ना जानती है। मैं यही चीज बांग्लादेश को सिखाता हूं कि देखिए कि सारे टीम कितनी ज्यादा एफर्ट कर रही है यार, मतलब हर टीम एक एफर्ट मार रही है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं और सिर्फ आप अपना ईगो। और साकिब अल हसन को तो मैं स्पेशली बोलता हूं यार, वो ईगोइस्टिक प्लेयर है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है कि मैं अच्छा खेल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, बाकी उसको किसी से मतलब नहीं है। टीम को कैसे लेके साथ चलना है ये जिम्बाब्वे में किसी को नहीं पता है, क्योंकि कैप्टेंसी एक ऐसी चीज होती है ना जो टीम को खड़ा कर देती है। चकावे को देखिए आप, रेगुलर कैप्टन उनका आउट है, रेगुलर बॉलर उनका आउट है, उसके बाद भी वो टीम को खड़ाए, टीम को लड़ाए और इंडिया को ऑलमोस्ट गले पहुंचा दिए थे। मतलब वो जो तीसरी मैच है, जिम्बाब्वे हमेशा तीसरी मैच में बहुत टफ आती है। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अपने जो फाइनल मैच है उसमें बहुत तगड़ी आती है अपोजिशन उसको। अगर यही ऑस्ट्रेलिया आपके दो जो मैचेस जीती है, वो अगर ऑस्ट्रेलिया यहां पे फर्स्ट बैटिंग करती ना तो उनका भी यही हाल होता। वो लकी थे कि वो दो बार जिम्बाब्वे फर्स्ट बैटिंग की और उन्होंने डिफेंड किया, मतलब डिफेंड नहीं कर पाई जिम्बाब्वे। यहां पे डिफेंड करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत जल्दी आप अपने अपोजिशन को आप डाउन एंड आउट कर लेते हो। और जो मेरे लिए जो मैच विनर है वो है आपके नगरावा और न्योची, इन दोनों ने जो खाका क्रिएट किया है। मतलब मैं ऐसी बॉलिंग, जिम्बाब्वे में बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं यार बॉलिंग को लेकर के। इटो ब्रांडिस रहे हैं, गैविन रेनी रहे हैं, उसके बाद आपके हीथ स्ट्रिक रहे हैं, एंडी ब्लिकनॉट रहे हैं, सीन विलियम्स रहे हैं, आपके सॉन अरवाइन रहे हैं, उसके बाद आपके गाय विटल रहे हैं। तो जिम्बाब्वे के पास बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ी होती थी। और वो जिम्बाब्वे और ये जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग यूनिट है, मतलब ये जेलअप है और इनको अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। मैं अगर बात करूं तो नगरावा ने 6 ओवर में 1 मेडन देकर के 27 रन देकर के 1 विकेट लिया, आपका वो एरन फिंच का। और आपके न्योची ने 6 ओवर में 3 मेडन दिए, 6 ओवर में स्टार्टिंग का जो इनिशियल बस था, 3 मेडन 15 रन 1 विकेट। और वो 1 विकेट था वो था स्टीव स्मिथ का। तो आप देख लीजिए, अगर मतलब वार्नर 96 रन मारे, मतलब 141 में 96 रन सिर्फ वार्नर के थे और 20 रन के तकरीबन आप मैक्सवेल के डाल दो, मतलब 116 रन ये दो प्लेयर मिला करके बनाए। बाकी सारी टीम ताश के पत्तों की तरफ उड़ा दी गई जिम्बाब्वे की तरफ से। आप नेग्लेक्ट मत करो इनको। मैं आईसीसी, बीसीसीआई सभी से बोलता हूं कि जिम्बाब्वे को बहुत अपॉर्चुनिटीज दीजिए। आपके हांगकांग, आयरलैंड, नीदरलैंड, इन सबको अपॉर्चुनिटी देंगे तो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा, जो कि आने वाले समय में एक, मतलब मैं देखता आ रहा हूं यार, मैं लास्ट 25 साल से क्रिकेट देख रहा हूं और मैं हमेशा ही देख रहा हूं कि यही जो टॉप 10 टीम है यही खेल रही है, इसके अलावा कोई भी नहीं आता है। अभी रिसेंट पास्ट में अफगानिस्तान थोड़ा बहुत ऊपर आई है और आपका आयरलैंड ऊपर आई है, वरना कीनिया को आपने बर्बाद कर दिया। कीनिया को आपको 2003 वर्ल्ड कप के बाद कीनिया को अगर उस टाइप का अपॉर्चुनिटी मिलता तो कीनिया भी बहुत ऊपर आती, क्योंकि जो एसोसिएट टीम होती है ना वहां पर पैसे की बहुत दिक्कत होती है। और अगर आपका जो टॉप प्लेयर है वो एक बार रिटायर हो जाता है ना तो उसके बाद पैसा रहता नहीं, तो कोई वहां पे इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं होता है। तो यहां पे आईसीसी और बीसीसीआई को देखना होगा कि इन ऐसे ऐसे प्लेयर्स को ना, जिम्बाब्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन लोगों को हमेशा आप बीच बीच में खिलाते रहिए। हमेशा जो आप बायलेटरल सीरीज कराते हैं ना उसमें आप इनको डाल दीजिए किसी भी टूर्नामेंट में, वहां पर ये अपसेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ग्रोइंग पे बहुत जरूरी होता है यार। तो ये काबिले तारीफ है, यंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया की इन एक्सपीरियंस टीम को हराया है और बताया है कि क्रिकेट में कोई बात सहत नहीं होती है बॉस, जो अच्छा खेलेगा अपने गिवन डे पर वो मैच जीत सकेगा। और जिम्बाब्वे ने ये सबके लिए एक लाइन खींची है कि बॉस अगर आप मेहनत करके आओगे, अगर आप प्लेयर्स के ऊपर आप होमवर्क करके आओगे तो डेफिनेटली आप किसी भी टीम को अपसेट कर सकते हो और हरा सकते हो। इंडिया ने भी यही किया था, जब इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई थी, उन्होंने अपना होमवर्क करके आए थे और ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आए थे कि बॉस हम यहां से मैच जीत करके जाएंगे। तो वही चीज जिम्बाब्वे ने भी यहां किया। इंडिया को भी उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया था,
थर्ड मैच पे बांग्लादेश को वो हरा कर आ रहे थे। तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट थोड़ी ऊपर जा रही है, इसको हमें और बूस्टअप करने की जरूरत है। जो चीजें हैं होती रहेंगी। फर्स्ट टाइम यार, फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया दे हैव बीटन द ऑस्ट्रेलिया, और ये कारनामा करना, बड़ी बड़ी टीमें आई हैं जिम्बाब्वे की, लेकिन उन्होंने ये कारनामा नहीं कर पाया। बहुत बार क्लोज गई हैं, 300 रन का चेस करते हुए, 305 रन का चेस करते हुए 300 रन तक जिम्बाब्वे पहुंची, पर वो जीत ना सकी। और यहाँ पर बहुत ही यंग साइड ने, जिसपे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, वो यहाँ पर डिलीवर कर रही है। और हेड्स ऑफ टू दैट नगराचा एंड नेओची जोड़ी यार, दे आर माइंड ब्लोइंग। मतलब स्विंग जो कराया है, बॉल को जो लहराया है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। और आपके रायन बल्स एंड ब्रैड इवेंस की जो राइज हुई है, उससे ज्यादा खुश हूं। और जो एक्सपीरियंस आपके सॉन विलियम्स और सिकंदर रजा लेकर आते हैं, जो मिडिल ऑर्डर्स में जरूरी होता है, क्योंकि आप ऊपर के जब विकेट गिर जाती है तो मिडिल ऑर्डर ही आपको संभालता है। तो यहाँ पर एक जिम्बाब्वे की एक अच्छी टीम सेटअप तैयार हो रही है, इसको आपको और कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। और जो कोचिंग स्टाफ है उनको बहुत बहुत ज़्यादा सलाम कि उन्होंने इस छोटे से यंग लड़के को और छोटे से यंग टीम को फाइट करना सिखाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पे। क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे खेले हुए हैं, एक्सेप्ट लालचंद राजपूत इंडिया के लिए खेलते थे, और लांस क्लूजनर साउथ अफ्रीका के लिए। बाकी सभी ये जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं और वो जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या है और ये कितना जरूरी था। सेम आपको एरन फिंच ने भी यही कमेंट्री की जब मैच हारने के बाद की ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, उन्होंने हमें तंग करके रखा हुआ था। और स्टार्टिंग के दोनों मैच में भी उन्होंने तंग किया, आज का मैच में भी वो जब बॉलिंग करने फर्स्ट टाइम आए तो उन्होंने हमें परेशान किया। में बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि हम राइज करें या उठ करके खेलें या चढ़ करके खेलें, क्योंकि वो जब भी ऐसा करने की कोशिश करते थे विकेट लूज कर जाते थे अपना, और टीम को और बॉदर में परेशानी में डाल करके चले जाते थे। क्योंकि एक स्टेबिलिटी वाली, कोई ठहराव वाली, जो आपके साथ वार्नर ऑलरेडी खेल रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करने की जरूरत है बॉस। आप वहां पे हीरो ना बनो, हीरो बनोगे तो यही होगा। मैं इसीलिए बोलता हूं कि विराट को, जो सूर्य कुमार ने यादव ने जो इनिंग खेली थी ना, वहां पे विराट कोहली को खड़ा रहना बहुत जरूरी था। एक प्लेयर वहां पे खड़ा होकर के स्टेबिलिटी देता है ना, तो सामने वाला आपका डबल पेस से मार सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेशर नहीं है कि मैं अगर आउट भी हो गया तो ये है अगला, तो वो बेखौफ खेलता है। तो वहां पर स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी था। स्टेबिलिटी आपको वार्नर को देनी चाहिए थी, वार्नर को कोई सपोर्ट नहीं मिला, और 7वें 8वें नंबर पर वो अपने सेंचुरी भी नहीं बना पाया। सेंचुरी बनाते तो लानत पड़ती उन पे, क्योंकि सेंचुरी के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया हारती तो वो बहुत बड़ी जिल्लत भरी सेंचुरी होती कि, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रही है वो, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को हराना मतलब सभी, कोई भी प्लेयर आ रहा है और ये एसोसिएट मेंबर्स आ रहे हैं और वो उनको हरा कर चले जा रहे हैं। जिम्बाब्वे को और मौका देनी चाहिए कि वो दूसरी कंट्री को ट्रैवल करें, इंडिया जाएं। और मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की एक तारीफ करूंगा बॉस, कि उन्होंने जब जिम्बाब्वे आई तो उन्होंने अपनी बी टीम नहीं खिलाई, वो पूरी फुल स्ट्रेंथ खेली उनके साथ और पूरा डट कर सामना किया, मुकाबला किया। इसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को सम्मान देता हूं, क्योंकि बाकी कोई भी टीम होती ना तो वो अपनी बी टीम खिला लेती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता है कि हमको T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करनी है और एक टीम की जेलअप और एक फॉर्मेशन तैयार करनी है, तो हमको साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। साथ खेलेंगे तभी पता चलेगा कितना कौन फिट है, कितना कौन इरेगुलर है। जैसे अभी मिचेल मार्श खेल रहे थे और वो अभी अनफिट होकर के बाहर चले गए हैं, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को भी सलाम है कि उन्होंने फुल स्ट्रेंथ दिया, और मैं सभी बोर्ड्स को यही अपील करूंगा कि वो फुल स्ट्रेंथ भेजें यार। क्रिकेट को आप मतलब ये ना बना दे एक नॉन सीरियस गेम, क्योंकि ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग टू होल्ड ओडीआई क्रिकेट एंड टेस्ट मैचेस क्रिकेट, और वहां पर आप अगर बी टीम सी टीम भेज देते हो तो वो क्रिकेट का पूरा मजा खराब हो जाता है, फैंस का पूरा मजा खराब हो जाता है, क्योंकि जब तक आप फुल स्ट्रेंथ नहीं खेलोगे तब तक मजा नहीं आता है। आज जिम्बाब्वे अगर ये बी टीम को सी टीम को हराती ना तो उतना खुशी नहीं होता उसको, फुल टीम को हराया उसने, उसको बहुत ज्यादा खुशी होगी, और अपने आप में एक बिलीफ सिस्टम पैदा होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं तो किसी भी कंट्री को हरा सकते हैं, और सभी टीम हमको सीरियस लेना चालू कर दे। यही चीज मैं पाकिस्तान को बोलता हूं कि जब भी कोई भी टीम, कोई भी कंट्री आपकी बी टीम सी टीम भेजती है ना, उसको कुत्ते की तरह मारिए आप। 500 रन, 550 रन 50 ओवर में मारिए, 20 ओवर में 300 रन ठोकने का कोशिश करिए, ताकि बेइज्जत होकर के वो हारेंगे ना, तब दोबारा वो गलती कभी ना करेंगे। हेड्स ऑफ टू जिम्बाब्वे यार, मैं रियली दिल से सलाम करता हूं। इस टीम को मैंने बहुत साल से फॉलो किया है, 96 वर्ल्ड कप से मैं इस टीम को फॉलो करता आ रहा हूं। एक एक प्लेयर को मेरे को पता है कि कौन कैसा खेलता था, मरे गुडविन हो,
एंडी ब्लिगनॉट हो, स्टुअर्ट कार्लाइल हो, मार्क वर्मुलेन हो, और उनके क्रेग बिशार्ट हो, ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं यार, मतलब एडम ब्रायन एडम्स हो, मर्फी हो, उसके बाद आपका हेनरी ओलोंगा हो, पॉमी एम बांगवा हो, बहुत सारे बॉलर्स आए हैं, बहुत सारे उनकी टीम आई है। हेनरी ओलोंगा का नाम लेना मैं स्टार्टिंग में बॉलिंग मतलब भूल गया था कि जब मैं बॉलर का काउंट कर रहा था तो हेनरी ओलोंगा भी उसमें से एक बॉलर थे। डगलस हॉन्डो एक बॉलर हुआ करते थे, उनके बहुत ही सुपर मतलब पैशन के साथ जिम्बाब्वे खेलती थी यार। जब वो मार भी खा रहे थे ना, हंसते थे, हंस रहे होते हैं और मतलब इंजॉय करते हैं। और ऐसे ही आपको कैरेक्टर और ऐसे ही टीम आपको चाहिए होता है कि इंजॉय करके खेलिए। इंजॉय करेंगे तो अब ज्यादा मैचेस जीतेगी। विराट कोहली जो फील्ड में एग्रेशन दिखाता है ना, वो इंजॉय करता है। उस हर आदमी का इंजॉयमेंट एक्सप्रेशन करना अलग होता है। जो रूट को देखिए आप, वो इंजॉय करता है यार। आप टारगेट करते हो सिर्फ कि हाँ विराट कोहली मैदान में हु हा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा, यार वही उसका इंजॉयमेंट है। फील्ड पे वो क्या करेगा? और राहुल द्रविड़ टाइप का चुपचाप खड़ा रहेगा कि हाँ कैच आ गया तो पकड़ लिया, नहीं आया तो छोड़ दिया। यार पैशन की जरूरत होती है। आप जब तक पैशन से नहीं खेलोगे ना, आप 40 साल 45 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकते। जीता जाता एग्जांपल है यार, इंग्लैंड में कितने सारे प्लेयर्स हुए हैं आपके, एलिस्टर कुक हो गए, एंड्रू स्ट्रॉस हो गए, आपके फ्लिंटॉफ हो गए, ये सारे आपके छोड़ छाड़ के चले गए 20 32 33 34 साल की उम्र में। जॉनाथन ट्रॉट को ले लीजिए आप, डिप्रेशन का शिकार हुए वो, आपके मार्कस ट्रेस्कॉथिक को ले लीजिए आप, निक नाइट को ले लीजिए। तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है यार कि आप एक अच्छी टीम को उतारें, अच्छा प्ले करें। मैं बहुत खुश हूं जिम्बाब्वे से। आज दिल में जो खुशी का माहौल है ना, वो दुगना हो चुका है। तो बहरहाल हम दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं। ब्रायन लारा को आपके एसआरएच के हेड कोच का रोल दिया गया है, और ब्रायन लारा की जिनका जगह ले रहे हैं वो आपके टॉम मूडी। 2013 से टॉम मूडी कोच थे, एक्सेप्ट 1 ईयर छोड़ करके वो सभी ईयर पे उन्होंने कोचिंग किया है आपके एसआरएच की। और उनके जो कार्यकाल में 2016 में विनर हुई थी आपके एसआरएच की टीम सनराइजर्स हैदराबाद, और 2018 में वो रनर्स अप तक गए थे, फिर फाइनल हार गए थे। 2020 और 21 में उनका बहुत ही डाउनफॉल आया और वो टॉप बॉटम 3 में वो रहे थे। शायद इसी की वजह है कि एसआरएच यूनिट ने उनसे पार्ट वेज कर लिया और उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया, लारा को अपॉइंटमेंट किया। बाकी जो उनकी यूनिट है एसआरएच की वो सेम रहेगी। आपके हेमंत बदानी फील्डिंग कोच होंगे, आपके डेल स्टेन फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। डेल स्टेन की मौजूदगी में ही आपके उमरान मलिक उभर कर आए, मार्को जैनसन उभर कर आए, और बहुत सारे जो इंडियन पेसर्स है आपके भुवनेश्वर कुमार उभर कर आए। भुवनेश्वर कुमार की भी गति बहुत बड़ी है। स्विंग और स्विंग एंड पेस जो चीज होती है, अगर ये दोनों चीज आपके पास आ गई ना तो डेडली बन जाते हो। सेम डेल स्टेन क्यों खतरनाक था? उतनी तेज गति में स्विंग कराना इम्पॉसिबल है। स्विंग कराने के लिए आइडल होती है 125 से 135 की बॉल। अगर आप ये करा रहे हो, अगर आप 140 की प्लस में अगर आप स्विंग करा रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू 160 प्लस। 20 किलोमीटर की आप रेंज बढ़ा दीजिए। अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो वो 20 किलोमीटर तेजी से नजर आएगा बैट्समैन को। तो वही चीज भुवनेश्वर कुमार लेकर आए इस टीम में। टी नटराजन को देखिए, जो बॉलिंग यूनिट है, पेस बॉलिंग यूनिट है आपके एसआरएच की, वो बहुत तगड़ी है। डेल स्टेन में फ्लरिश कर रही है। और आपके स्पिन डिपार्टमेंट में उनके जो कोच है वो मुरलीधरन, वो भी इस टीम का हिस्सा बने रहेंगे। सिर्फ टॉम मूडी को हटा करके आपके ब्रायन लारा को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये मानना है कि ब्रायन लारा मोर ओवर एक आइकॉनिक फिगर रहेंगे इस टीम में, कि मतलब उनसे लोग प्रेरणा लें, उनसे लोग सीखें समझें और उनसे बात करने आए, उनसे उनका एक्सपीरियंस को काउंटर करें, उनका एक्सपीरियंस को अपने गेम में इम्प्रूव कराएं। तो इस पर्पस के लिए रखा गया होगा। और ब्रायन लारा वो इस रोल के लिए एकदम सूटेबल थे और आइडेंटिकल थे। और ब्रायन लारा बहुत समय से इंडियन बीसीसीआई के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इस बार उनको सफलता हाथ लगी और ब्रायन लारा इस बार ऑन बोर्ड हुए हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में। उसके बाद राशिद खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ही इज़ वेरी हैप्पी विद अफगानिस्तान पेस बॉलिंग अटैक। जो अभी आपके फजल हक फारूकी और आपके नवीन उल हक में जो स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे इनिशियल बस्ट पर जो विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं, तो वो उससे बहुत हैप्पी हैं। अर्लियर ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाता था अफगानिस्तान के लिए कि वो बॉलर्स, उनके जो पेस बॉलर है स्पिनिंग में तो वो ऑलरेडी
कहर ढाते ही थे, लेकिन जो पेस में थे जहाँ पे वो लैक करते थे वहाँ पे इस बार वो चीज़ नहीं आ रही है। और यही एक कारण है इनकी सफलता का अफगानिस्तान का कि वो दूसरी टीम पर बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर विकेट गिर जाती है ना 2-3, तो फिर स्पिनर का काम बहुत आसान हो जाता है कि वो डोमिनेट करना। और स्पिनर तो अफगानिस्तान की जान है। आपके राशिद खान, मुजीबुर रहमान और आपके जो कैप्टन साहब है मोहम्मद नबी, उनकी जो ये तिगड़ी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ जो पेस अटैक में एक बॉलर है जो कि उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, उमर जई का। उमर जई भी एक अच्छे उभरते हुए सितारे हैं, और उनको मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो 1 ओवर 2 ओवर ही फेंक पा रहे हैं, 4 ओवर का उनको स्पेल नहीं मिल रहा है। तो ये दर्शाता है कि जो उनके नवीन उल हक है और फजल हुक फारूकी है वो कितने ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और सामने वाली टीम को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं कि वो स्टार्टिंग में ही चढ़ कर खेले और एक 8-9 की रन रेट से शुरुआत करे। ये जो शुरुआत नहीं मिलती है ना, तो स्पिनर को लोग टारगेट करना शुरू करते हैं, और राशिद खान को टारगेट करना उतना आसान नहीं है। बहुत सारे बॉलर्स को पिक नहीं कर पाते हैं कि गूगली है या लेग स्पिन है, इसका वो फायदा उठाते हैं, और वो विकेट भी इस मौके में निकाल लेते हैं, और विकेट जब निकलती है तो रन रेट अपने ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है। तो अफगानिस्तान को यहाँ पर एक एडवांटेज आया है आपके फारूकी और आपके नवीन उल हक के आने से। उनके पास एक और मीडियम पेस बॉलर है आपके सिनवारी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं उनको 2015 के वर्ल्ड कप से और उससे पहले से देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छे प्लेयर मुझे नजर आते हैं। अभी मुझे नहीं पता उनका फिटनेस कैसा है बॉलिंग में, क्योंकि मैच में तो बॉलिंग करते हुए देखा नहीं, खेल नहीं रहे हैं। नेट प्रैक्टिस हम लोगों को पता नहीं चल पाता है वहाँ पे कि कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन हाँ सुनने को आता है कि सिनवारी की सिलेक्शन इसीलिए हुई है क्योंकि वो ज़बरदस्त वो फॉर्म में हैं अभी। देखते हैं अगर मौका मिलता है तो वो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। मेरे फेवरेट प्लेयर है सिनवारी, मुझे बहुत पसंद है, और अगर खेलते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब मुद्दे की बात करते हैं कि जडेजा साहब आपके एशिया कप स्क्वाड से चले गए हैं। इंजरी है या बैक ऑफ द वर्क चल रहा है उनके अगेंस्ट में, जो भी हो रही थी बातें जो मुझे लग रही है, मेरा ये अपना परसेप्शन है कि हो सकता है जडेजा को वो चीज़ें पसंद नहीं आई होगी जो रोहित शर्मा ने की उनके साथ पाकिस्तान वाले मैच में, तो इसकी वजह से वो अपना नाम वापस किए होंगे, या फिर इंजरी सच में भी हो सकती है, क्योंकि प्लेयर से इतना परफॉर्मेंस, इतना प्रेशर होता है कि इंजरी आ सकती है। तो यहाँ पर जडेजा की जगह पे किसको खिलाना है? अक्षर पटेल का रिप्लेसमेंट आ गया है बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल। ऋषभ पंत अभी रैंक्स में मौजूद है, लेकिन एक प्लेयर है जो मुझे लगता है कि इन दोनों पर भारी पड़ सकता है, और वो है आपके दीपक हुड्डा। मैं आइडियल बोलूंगा कि दीपक हुड्डा को उसकी जगह पर लाया जाए, क्योंकि दीपक हुड्डा एक ऐसा प्लेयर है कि बॉलिंग के साथ और बैटिंग के साथ आपको डाउन द ऑर्डर में भी आपको अच्छी मजबूती दे सकता है। और मैं यही चाहूंगा कि केएल राहुल अगर फॉर्म में नहीं है ना, तो उनको हटा करके ऋषभ पंत को आप ओपन कराओ, क्योंकि आप ऑलरेडी अवेश खान की बॉलिंग से आप परेशान हो, और अवेश खान का ओवर कंप्लीट कराने के लिए आप जोड़ तोड़ देखते थे कि रविंद्र जडेजा 2-3 ओवर के 1-2 ओवर कर लेते थे, और अवेश खान 1-2 ओवर कर लेते थे, 4 ओवर हो जाते थे। लेकिन अब रविंद्र जडेजा नहीं होंगे तो दीपक ऋषभ पंत बॉलिंग कर नहीं सकते। अक्षर पटेल को अगर आप खिलाते हो तो आपकी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, लेकिन दीपक हुड्डा अगर आते हैं तो बैटिंग आपकी डबल मजबूत होगी, और बॉलिंग तो वो 1-2 ओवर कर ही सकते हैं। तो उनको लेना ज़रूरी है यहाँ पर कि दीपक हुड्डा को टीम में इंट्रोड्यूस कराया जाए। फॉर्म में भी है और डिलीवर भी कर सकते हैं वो कभी भी गिवन डे पर, और एकदम बेखौफ होकर खेलते हैं। उन पर प्रेशर नाम का चीज़ मैंने कभी नहीं देखा। मतलब जो बंदा अपनी ओपनिंग सीरीज खेल रहा हो, इंग्लैंड में गया है खेलने के लिए, और वहाँ पर वो मोइन अली मतलब रोहित शर्मा का विकेट गिरता है और मोइन अली को चार्ज अप करता है, तो वो प्लेयर में कुछ स्पेशल टैलेंट होगा बॉस। तो यहाँ पर दीपक हुड्डा को मैं देखना चाहूंगा कि रविंद्र जडेजा की जगह पर वो आए। लोग बोल रहे हैं कि अक्षर पटेल आएंगे या पंत आएंगे, दोनों ठीक है, लेकिन जो बैलेंस है ना टीम का, वो दीपक हुड्डा के आने से ही बनेगा। क्योंकि अगर आप अक्षर पटेल को लाते हो तो अक्षर पटेल के साथ 2-3 चीजें हैं। ऑन द गिवन डे कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, बॉलिंग बैटिंग में कैसा करते हैं, कैसा नहीं करते हैं। क्योंकि जडेजा क्या था कि जडेजा हिटिंग भी कर सकता है और रोक करके भी खेल सकता है, सिंगल डबल मैनूवर कर सकता है, और एक आपको अपॉर्चुनिटी, और बॉलर भी वो एक्सपीरियंस है कि वो दो ओवर निकाल सकता है। तो वही चीज आपका हुड्डा में नजर आता है कि बैटिंग वाइज वो तेज भी खेल सकता है और रुक करके भी खेल सकता है। और केएल राहुल की जगह पे मैं ऋषभ पंत को देखना चाहूंगा। अगर केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, नेट में वो चीज नहीं दिखा रहे हैं, वो प्लीज आप पंत को लेकर के आइए। और आवेश खान की जगह पर मैं अश्विन को देखना चाहता हूं। अगर अश्विन खेल रहे हैं तो फिर आप पंत को ले लीजिए, क्योंकि बॉलिंग थोड़ा सा आपका स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा। मैं आवेश खान को मतलब 4 ओवर फेंकता हुआ नहीं देख पा रहा हूं कि वो आपके अफगानिस्तान के साथ या फिर आपके पाकिस्तान के साथ वो 4 ओवर फेंक पाएंगे।
मैं आवेश खान का मैं जानता हूं कि टीम उसको क्यों सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आवेश खान जिस लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, मतलब जिस लेंथ पर यहाँ पे पिटाई हो रही है ना उसकी, उस लेंथ पर वो ऑस्ट्रेलिया में हीरो बनेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अलग बाउंस है और वो उस लेंथ से बाउंस उसको जब मिलेगा तो खेलना बहुत आसान जैसा आपका हेजलवुड है, ऑस्ट्रेलिया में वो टॉप पर बॉलिंग करता है। क्योंकि आज का मैच में भी देख लीजिए आप, हेजलवुड का जो बॉल जो पड़ करके बाउंस होता है ना, उसने बहुत जबरदस्त विकेट लिया था, जो इनिशियल 2-3 विकेट उन्होंने गिराए थे, बहुत जबरदस्त था वो। वही लेंथ पर आवेश खान बॉलिंग करता है, लेकिन आवेश खान अगर यही लेंथ पर दुबई में, इंडिया में बॉलिंग करेगा ना तो पिट जाएगा वो, क्योंकि वहां से लेंथ पे उतना बाउंस मिलता नहीं है और वो एक आइडल जगह होती है जहां से वो हिटिंग की जा सकती है, पावर हिटिंग। तो आवेश खान को इसीलिए मैनेजमेंट अपने साथ रखी हुई है कि ये बंदा हमको ऑस्ट्रेलिया में उस लेंथ पर बॉलिंग कर सकता है जिस लेंथ पर इसकी पिटाई आज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में वो पिटाई नहीं होगी, तो इसीलिए उसको बार बार मौका मिल रहा है। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह आएंगे तो आपको आवेश खान को हटाना पड़ सकता है और आवेश खान फिर रिजर्व में जा सकते हैं या फिर वो नेट बॉलर्स के तौर पर जा सकते हैं वहां पर। तो अभी लेकिन ये एशिया कप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमको एशिया कप में आवेश खान की जगह मैं अश्विन को देखना चाहता हूँ। अश्विन बैटिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत डाउन द लाइन आकर के, तो अगर अश्विन खेल रहे हैं तो फिर आप दीपक हुड्डा को हटा करके आप पंत को रेगुलर वहां पर खिला सकते हैं, क्योंकि पंत एक अलग ही फियरलेस प्लेयर है और वो किसी भी गिवन डे पर अपने पोजीशन को तहस नहस कर सकता है। जो काम सूर्य कुमार यादव ने किया वो काम आपके पंत भी कर सकते हैं और उनसे डबल पेस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पंत को मारने के लिए बॉल नहीं चाहिए कि हाँ मुझे ये लेंथ पर बॉल गिरेगा, वो कहीं से भी किसी भी लेंथ से मार देगा। तो देखना है कि आज का मैच जो है वो किस तरीके से होता है, उस पर रिव्यू करेंगे। आते हैं 2-3 घंटे के बाद अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का हम अच्छा से रिव्यू करेंगे कि इस बार अफगानिस्तान श्रीलंका को हराना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका भी अब पिच से वाकिफ है और अब एक जेल यूनिट की तरह खेल रही है। जिस तरह से जिम्बाब्वे ने खेला है उसी तरीके से श्रीलंका भी अब एक यूनिट बन चुकी है और यूनिट को हराना आसान नहीं होता है। तो ये इस पे हम रिव्यू टोटल अपना जरूर करेंगे। आने वाले 2-3 घंटे में हम फिर से वापस आ रहे हैं और मैच से पहले हम इस पर अब जरूर अपडेट करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और सुपर सैटरडे आज है, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। मैं दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ, दोनों टीम ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अफगानिस्तान यहाँ से जीत जाती है तो फिर ये जो सीरीज़ है ना ये बहुत टफ हो जाएगी, मतलब जो ये राउंड है ये टफ हो जाएगी आपके पाकिस्तान और श्रीलंका को क्वालिफाई करने के लिए, कि वहां से क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा देती है और भूले भट के अगर इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक को भी हरा देती है तो फिर अफगानिस्तान का चांस बढ़ जाएगा फाइनल में जाने के लिए। तो ये अफगानिस्तान को यहाँ पे देखना होगा कि श्रीलंका थोड़ी वीक अपोनेंट है कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो अगर वो यहाँ से एडवांटेज ले लेती है और अपने गिवन डे पर पाकिस्तान को या फिर इंडिया को हरा देती है तो बहुत ही उनके लिए अच्छा होगा कि वर्ल्ड एशिया कप के फर्स्ट टाइम वो फाइनल में खेलेंगी। डिटेल में बात करेंगे इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक बने रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।